जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो हम आपदा प्रबंधन की चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, उस पर आधारित ये हमारा संपादकीय है। इसमें अधिकतर जो बातें की गई हैं वो आपका दुबई और बहरीन, ओमान, इन सब में हाल ही में आए हुए जो तेज़ बारिश हैं, तूफ़ान हैं, उनको ध्यान में रख के ये संपादकीय को लिखा गया है। लेकिन इसमें से वो पॉइंट्स जो हमारे लिए आम तौर पे किसी भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, उन पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट यानी कि जो उधर पश्चिमी देश हैं, अपने पश्चिमी एशियाई देश हैं, उन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है अभी। वहाँ की जो दो चार उदाहरण वाली बातें हैं हम उनको देख लेंगे, और उसके बाद जो है अपने आगे की जो बातें हैं, जनरल पॉइंट हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अपने संपादकीय को शुरू करते हैं। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि भारी पड़ती कुदरत की मार। अब हमें इस टाइटल से ही चीज़ें पता चल रही हैं कि किस तरीके से ये आपदाएं जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पृथ्वी जो गर्म होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसकी वजह से कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका लोगों पे, शहरों पे, कई जगहों पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी उदाहरण के साथ से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी उत्तर या निबंध में आप उदाहरण को पेश कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो 1 महीने पहले घटना हुई दुबई के अंदर में, आप लोगों ने देखा भी होगा, वीडियोस वगैरह उसके काफ़ी वायरल भी हुए थे। उसमें इतनी तेज बारिश हुई थी कि पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया, बाढ़ जैसी हालात हो गई। अब देखिए, दिक्कत ये भी होता है कि चूंकि हमेशा इतनी तेज बारिश होती नहीं है, तो किसी भी जगह पे अगर तेज बारिश नहीं होती है, तो वहाँ का जो शहर का बनावट होता है वो उतना ज़्यादा ड्रेनेज को मदद नहीं करता है। पानी की निकासी के लिए शहर उतना बेहतरीन तरीके से नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ दुबई में कि पिछले 75 वर्षों का रिकॉर्ड एक बार में टूट गया। 2 साल में जितनी बारिश नहीं होती है उतनी केवल 2 दिन के अंदर हो गई। और वो मरुस्थल डेजर्ट वाले रेगिस्तानी एरिया में बसा हुआ शहर है, वहाँ पर तो वैसे भी आपको पता है कि 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम की अगर बारिश होती है तो उसे रेगिस्तान या मरुस्थल स्थल को एक श्रेणी में डाला जाता है, उस स्थान को। अब वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश अगर होगी, कई सेंटीमीटर की बारिश हो गई वो भी 2 दिन के अंदर, तो वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात तो होने ही थे। तो यहीं पे ये बात कही गई है कि हाल ही में दुबई में जो भयंकर आंधी तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि देखी गई, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे चरम वर्षा के पीछे जलवायु परिवर्तन को ही कारण माना जा रहा है। हालांकि इस पे अभी भी शोध जारी है। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो अलग विचार रखते हैं इस पर, कुछ मौसम वैज्ञानिक या मौसम विशेषज्ञ अपनी थोड़ी अलग राय रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि इसके पीछे मौसम ही एक मेन कारण है, जलवायु परिवर्तन ही एक मेन कारण है कि ये आपको इतना ज़्यादा तेज़ बारिश, आंधी तूफान और एक अलग सा बदलाव देखने को मौसम में मिला है। इसके साथ ही संपादकीय में इन्होंने ओमान और कुछ जो उदाहरण हैं वो दिए गए हैं बहरीन के। तो हर उदाहरण की गहराई में उतना नहीं जाना है हमारे पास। अगर ये दुबई का भी उदाहरण है कहीं पे भी लिखने के लिए, बातों को पेश करने के लिए, तो आप इस उदाहरण को बार बार लिख सकते हैं। अब देखिए, थोड़े से आंकड़ों पे ध्यान देते हैं जो इसमें लिखे गए हैं। एक तो नॉर्मल आंकड़ा है, जनरल आंकड़ा है, आमतौर पे सभी लोगों को पता है कि जो पृथ्वी पर 71% पानी है, लगभग लगभग 3/4 पानी है, 3/4 से जो कम हिस्सा है पानी का, जो धरती का हिस्सा है ऊपरी सतह का, वो आपका पानी से भरा हुआ है। और 29% यानी लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो ज़मीन है, लैंड है। अब ये जो ज़मीन है ना, 29%, इसका भी जो 1/3 हिस्सा है, भाग है, वो ठंड और गर्म रेगिस्तान से भरा हुआ है। जैसे कोल्ड डेजर्ट, ठंड रेगिस्तान का एग्जाम्पल आपके सामने कहाँ पर है, लद्दाख का उदाहरण है। और गर्म रेगिस्तान की जब बात होगी तो थार है, सहारा है, ये सब जितने भी रेगिस्तान हैं आपके मध्य पश्चिम एशिया जो है, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, आपके मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बहरीन है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर भी आपको जो मरुस्थल या रेगिस्तान देखने को मिलता है, वो भी आपका गर्म रेगिस्तान का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेगिस्तान में पूरे वर्ष में 250 मिलीमीटर, यानी आप 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो 25 सेंटीमीटर आता है। तो 25 सेंटीमीटर से भी कम औसत वर्षा जहाँ पर भी होती है उसे हम रेगिस्तान के उस भूभाग को आप रेगिस्तान की श्रेणी में डाल देते हैं। ऐसा हम भूगोल या ज्योग्राफी में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे कुछ आंकड़े हैं।
अब इसके बाद इन्होंने बोला कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, अमीरात क्या करता है, अपने रेगिस्तानी शहरों को हरा भरा करने और जो उसका भूजल स्तर घट रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, उसको सुधारने के लिए वो अक्सर वहाँ पर कृत्रिम वर्षा करा देते हैं। ठीक है, वर्ष में कई बार क्लाउड सीडिंग से वर्षा करा देते हैं। तो ये जो क्लाउड सीडिंग टेक्निक है, इसमें आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए सिल्वर आयोडाइड है AgI, आप इसका गए और ऊपर बादल के पास में छिड़काव करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस ये छोटे छोटे कण जब आपके फैल जाते हैं चारों तरफ आसमान में, तो जो बारिश की बूंदें हैं उनको बादल बनने के लिए यहाँ पर मौका मिल जाता है, जिसको हम क्लाउड कंडेंसेशन भी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ में ये बादल का रूप धारण कर लेते हैं और आपको बारिश देखने को मिल जाती है। ऐसा आपने ये भी देखा होगा, बीजिंग ओलंपिक्स होने वाला था, उस समय भी 2022 में चाइना ने क्या किया था कि जहाँ पर उसका उद्घाटन समारोह होने वाला था बीजिंग में, वहाँ पर उन्होंने एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही क्लाउड सीडिंग करके इसी टेक्निक से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके बारिश करा दी, ताकि जो बादल में प्रेशर बन रहा था बारिश कराने का वो पहले ही खाली हो जाए बारिश होकर, और जिस दिन उनका उद्घाटन समारोह था वहाँ पर किसी भी तरह की समस्या ना आने पाए। तो यहाँ पर भी समय समय पर आपका जो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, ऐसा काम करता रहता है। उदाहरण के तौर पे कभी भी क्लाउड सीडिंग के फायदे के रूप में आपको बताना हो कि बारिश करानी है, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराना है, वहाँ पर आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं लाइन लिखनी हुई तो एक लिख दीजिएगा। बाकी अगर प्री में आता है क्लाउड सीडिंग के बारे में, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि सिल्वर आयोडाइड है AgI, उसका छिड़काव कर दिया जाता है, उससे बूंदे, वो जो कण हैं उस पे बारिश की बूंदें इकट्ठी होती हैं, क्लाउड कंडेंसेशन होता है और फिर उसके बाद वो बादल का रूप लेके बारिश करा देता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपको कि 30 से 35% जो है वो आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है उम्मीद से। दुबई में भी इस केस में क्या हुआ कि इस तरीके का क्लाउड सीडिंग कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर जो बाकी मौसम वैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा था कि चूंकि बहुत दिन से हमारे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने की वजह से, देखिए अगर रेगिस्तान है वैसे भी गर्मी ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या था कि जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो गई तो एक लो प्रेशर का जोन बन गया। तो लो प्रेशर का हिस्सा बनने के कारण जो आपका ये दक्षिण पश्चिमी मानसून था, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है कहीं ना कहीं उधर की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आया और भयानक बारिश कराया उम्मीद से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड सीडिंग ही उसके पीछे कारण है कि इतनी भयानक बारिश हो गई। क्लाउड सीडिंग एक तकनीक हो सकता है, लेकिन ये जो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमें चेतावनी जारी कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप क्लाउड सीडिंग का कभी निगेटिव एग्जाम्पल दिखाना चाहें कि क्यों हमें प्रकृति से, मौसम से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने दुबई है, उसी को पेश कर दीजिएगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण पेश करना है तो भी दुबई का पेश कर सकते हैं उदाहरण। अगर क्लाउड सीडिंग का आपको एग्जाम्पल पेश करना है तो भी आप दुबई का दे सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी उदाहरण दे सकते हैं, क्यों करना चाहिए वो भी दे सकते हैं। देखिए तो यही बात है कि हालांकि मौसम में बदलाव लाने की जो हमारी और आपकी कोशिश है, मानवों की कोशिश है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का एक दुस्साहस है और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कुछ दुष्प्रभाव हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक दो इसमें लिखे हुए थे संपादकीय में, बाकी इधर उधर से भी आप लोगों के लिए है। इसमें और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार टेक्निक देख लीजिए। इस तरीके से आप माइंड मैप बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो जल्दी से रिवीजन हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का हमें दुष्प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है, ये लाइन बहुत अच्छी है कि सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में सर्दी देखने को मिल रही है। इंग्लिश में आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि विंटर इन समर एंड समर इन विंटर, इस तरह का सीज़न हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं उत्तराखंड के जो जंगलों में आग लग रही है, और हमने वनों में आग लगने की जो बढ़ती हुई समस्या है उसके ऊपर भी संपादकीय में चर्चा किया था पिछले वीडियोस में। तो वहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, कि वनों में आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी इसका एक उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग का। उत्तराखंड का एग्जाम्पल आप पेश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भी समुद्र स्तर का खतरा बढ़ रहा है। आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने, अगर आपने देखा होगा तो पिछले संपादकीय में हमने एक बार चर्चा किया था, अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा अलग होके, हिस्सा जो अलग होने की कगार पे है, उसकी वजह से भी हमने देखा था कि कितने सेंटीमीटर समुद्र का स्तर बढ़ सकता है फ्यूचर में, निकट भविष्य में। उसके बाद आप कृषि के प्रभाव को भी दिखा सकते हैं कि इसका ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव कृषि पर भी पड़ेगा। तो हमारे जो मुख्य फसल हैं, जैसे गन्ना हो गया, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इन सब के
कहीं ना कहीं उत्पादकता, जिसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि किसी भी ज़मीन पे, किसी भी ज़मीन के हिस्से पे कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो उत्पादकता के रूप ले लेता है। तो वो उत्पादकता में आपको कहीं ना कहीं घटाव नज़र आएगा। तो ये एक बड़ा दुष्प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का है। उसके अलावा आप स्वास्थ्य पे भी बता सकते हैं कि फेफड़ों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। फिर हम लोगों ने एक बार संपादकीय में चर्चा किया था कि इस इन सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सुसाइड की टेंडेंसी है, मतलब जो सुसाइड करते हुए लोग जो पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से सीधा सीधा नाता देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारे मस्तिष्क में ऐसे ऐसे नर्व सेल में बदलाव हो रहे थे जो इंसान को सुसाइड वगैरह करने पे और मजबूर कर रहे थे। ठीक है, तो आत्महत्या की तरफ भी कहीं ना कहीं मानव बढ़ रहा था जब ये गर्मी बढ़ती है। तो इस तरह के आप बहुत सारे उदाहरण पेश कर सकते हैं। इसलिए रेगुलर चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको अब चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाएंगी, बस इसी में तो आप आगे जाके जीतेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए, बात ऐसी है कि पूरी कोशिश की गई थी कि 1850 के समय में जो आपकी औद्योगिक क्रांति, जिसे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके बाद से बहुत सारे कोयले के प्रयोग किए जाने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है, वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए हमारा टारगेट है कि औद्योगिक क्रांति के पहले का जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर था, वैश्विक जो तापमान था, औसतन जो तापमान था, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। और अगर हम स्पेसिफिक एकदम विशेष टारगेट की बात करें तो हमारा लक्ष्य ये है कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो वैश्विक स्तर पे तापमान था, उसमें 1.5 से 2 डिग्री से ऊपर अभी तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब सिंपल सा इतना है कि सन 1850 के पहले जो भी तापमान, एक औसत तापमान था धरती का, वो अभी की उसकी तुलना में अभी हमारा 1.5 डिग्री से ज़्यादा औसत तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की कगार पर हैं। ये एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, यानी कि वैश्विक औसतन तापमान की हम बात कर रहे हैं, वो 2 डिग्री बढ़ने की कगार पर हम पहुंच गए हैं। तो इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए आपको पता होगा कि 1992 में, आप पर्यावरण में भी पढ़ते रहते हैं, कि 1992 में रियो अर्थ समिट, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का। उसमें इसी बात पे चिंता जाहिर की गई थी कि हमें किस तरीके से आगे प्लान रखना है जिसकी वजह से वैश्विक तापमान, जो ग्लोबल टेम्परेचर है या ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, वैश्विक औसतन तापमान जो है, वो हर हालत में हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ने देना है, वहीं रोक देना है। तो उसमें आपको एक प्रीलिम्स का एक फैक्ट, आपको हो सकता है कभी अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है कभी वो दे दें। जैसे आपके सेक्रेटरी जनरल होते हैं, महासचिव होते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट समिट है, इसमें एक भारतीय थे, उन उप महासचिव थे, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, जिनका नाम था नितिन देसाई जी। नितिन देसाई जी वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है अपने भारत के। ये उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। और आपका जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो आपके अर्थव्यवस्था के मामलों का विभाग एक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, उस समय उसके ये सचिव भी थे। और वहाँ पे भारत को जब ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उस समय ये उप महासचिव यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के पद पर थे, जब ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र में आपका ये समारोह हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का समारोह हुआ था वैश्विक तापमान और इसको शिखर सम्मेलन को लेके, जो हम UNFCCC बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन जो एक समिट था ना आपका, वो उसी को लेके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी जलवायु परिवर्तन को लेके जो समिट हुआ था, रियो अर्थ समिट, उसमें ये उप महासचिव भी थे। ये बस एक फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अभी हाल ही में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अब इसमें जो भी देश हैं वो इसके पार्टी हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग होती रहती है रेगुलर, तब से 1992 के बाद से। तो अभी जो लेटेस्ट वाला आपका था वो COP28 था, COP28 दुबई में, UAE में ही आपका हुआ था। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि COP29 और COP30 जो अब अगले दो होने वाले हैं सम्मेलन, वो कहाँ, किस देश में होने वाले हैं, इसको आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो COP 27, 28, 29, 30, ये चारों आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र की जो COP 28 जलवायु वार्ता हुई थी, वो भी संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी, दुबई में,
जो आपका बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई थी। अब इसके टारगेट पे भी आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए, वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होता है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी बोलते हैं, उसने भी कहा कि अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना चाहती है या रोकना चाहती है तो जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को समाप्त करना होगा, यानी फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं आपको उनको रोकना पड़ेगा, वरना लगातार कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट क्या है? आराम से ऐसे सोचिए कि जितने भी हमारे बिजली का उत्पादन होता है देश में, लगभग उसमें 60-65% हिस्सा जो है वो आपका थर्मल पावर प्लांट, जिसे हम कहते हैं विद्युत ताप यंत्र, उससे होता है, ठीक है, कोयले का इस्तेमाल करके। तो उसमें आप अगर प्रयोग कर रहे हैं कोयले का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में वो फिर आगे मदद करेगा। इसी तरीके की ये फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट हैं। बड़े बड़े आपके ऐसी इंडस्ट्री लगी होंगी जहाँ पे कार्बन का मतलब आपके कोयले का सीधा सीधा प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उसकी उपयोग, उसका जो उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उसे हमें कहीं ना कहीं रोकना है। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है, इसका हमें फॉसिल फ्यूल का कम यूज़ करना है, नहीं तो फिर कार्बन का उत्सर्जन होता रहेगा और हम अपना वैश्विक जो तापमान है, औसत तापमान है, वो बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? अपने निष्कर्ष पर हम इससे यही समझ सकते हैं कि सभी देशों को अपने पर्यावरणीय योजनाओं को लेके उनको बताना पड़ेगा, उन्हें निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो दुबई जैसे घटनाएं आम हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो निष्कर्ष इन्होंने लिखा है, एक चेतावनी के साथ अंत किया है। पॉजिटिव नोट पे भी आप कर सकते हैं, सकारात्मक तरीके से भी आप इसको एंड कर सकते हैं। हालांकि ये एक चेतावनी टाइप में एंड करना भी अपने आप में अटेंशन और ध्यान केंद्रित करना होता है, तो ये भी ठीक है कि अगर आप चाहते हैं कि दुबई जैसी घटनाएं नहीं हो, आप उसे टालना चाहते हैं, तो सभी देशों को अपने पर्यावरणीय योजनाओं के बारे में बताना होगा, उस पर मंथन करना होगा, और जो भी जीवाश्म ईंधन के परियोजनाएं हैं उनको या तो बंद करना होगा या तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज का हमारा संपादकीय है, ये विश्लेषण कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।